नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि क्या बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी, क्योंकि कई बार इस तरह के कयास, इस तरह की अटकलें सामने आई कि कहीं ना कहीं यूपी कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी को, मायावती की पार्टी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, तभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वो टक्कर दी जा सकेगी जिसके बारे में सोचा जा रहा है। हालांकि जब इस तरह की खबरें आई तो उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। एक वक्त में तो यह भी कह दिया गया कि अगर ऐसा होता है, बीएसपी अगर गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो समाजवादी पार्टी बाहर हो जाएगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समाजवादी पार्टी के सुर बदले, खुद अखिलेश यादव के सुर बदले। लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई जान और एक नया जोश भरने की कोशिश की, तो उन्होंने बहुत सारी बातों पर से जो एक तरीके से कयास चल रहे थे उनको खत्म कर दिया। खास करके गठबंधन में शामिल होकर होने को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके मायने क्या है और जो तमाम बातें उन्होंने कही उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी मायावती का सबसे बड़ा फैसला है कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी, इसके मायने यूपी की राजनीति के हिसाब से, लोकसभा चुनाव के हिसाब से कैसे समझें, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसको समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त सुनील शुक्ला साहब जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लखनऊ से मौजूद हैं इस वक्त हमारे साथ। बहुत स्वागत है सुनील सर आपका अमर उजाला .com पर। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी पूरी उनकी सुनी होगी। एक तरीके से एक तो पुराने मोड में नजर आई मायावती। ऐसा लगा कि वो जो चर्चा हो रही थी कि रिटायरमेंट ले रही हैं, हालांकि उन्होंने खुद भी इससे इनकार कर दिया कि रिटायरमेंट ले रही हैं या ले सकती हैं, उन तमाम चीजों को उन्होंने साइड किया, बिल्कुल पुराने मोड में नजर आई। और जिस तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी, कैसे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक नजर में अगर समझने की कोशिश करें तो कैसे समझाएंगे आप? धन्यवाद आदर्श जी। मायावती जी अपने को दोहराती हुई नजर आई और अगर आप याद कीजिए तो उनका अभी हाल के जो बयान हैं और शुरुआती दिनों के जो बयान थे, तो जो शुरुआती बयान उन्होंने दिया था कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, उसको उन्होंने दोहराया है। हम्म। हाल के दिनों में उस बयान के बाद उन्होंने ये कहा था कि जब अभी 5 राज्यों के चुनाव नहीं हुए थे, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिज़ोरम और तेलंगाना के चुनाव नहीं हुए थे, तो जी। उन्होंने कहा था इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद वो निर्णय करेंगी हम्म। कि क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर उन्होंने एक बयान अभी हाल में दिया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी की आलोचना की और उन्होंने कहा कि किसकी ज़रूरत कभी पड़ सकती है और ऐसा ना हो कि उस समय परेशानी हो। और हम्म। उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी को सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहिए। आप इन सभी बयानों को आप एक साथ रखिए, तो अभी मुझे लगा कि उन्होंने अपने पुराने बयान को दोहराया है और हम्म। यह मैं आज के उनके बयान को एक अंतरिम बयान मैं मानता हूँ। हम्म। मैं ये मानता हूँ कि अभी भी चुनाव की घोषणा के बाद इनके स्टैंड में फिर परिवर्तन आएगा। हम्म। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि आज जो उन्होंने बयान दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, उसमें एक चीज़ और है कि उन्होंने इंडिया दल समूह के किसी भी नेता का या दल की आलोचना नहीं की। अब जी। उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन लीजिए, जो कि पिछले दिनों जो उन्होंने अपने वक्तव्य जारी किए थे, जो उन्होंने समाजवादी पार्टी पे तीखे हमले किए थे। लेकिन सुनील सर, अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए गिरगिट से तुलना कर दी उन्होंने। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल किया उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के ऊपर जो आलोचनात्मक जी। उनका रवैया रहा है, वो उन्होंने नहीं कहा। हम्म। जो कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर भी आलोचना की, कांग्रेस के भी उन्होंने आलोचना की थी कि दलित विरोधी रही है और दलितों का उन्होंने कोई फायदा नहीं पहुँचाया था। इस बार उनके बयान में ये बात उन्होंने इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात नहीं कही। हम्म। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम आज ये मान लें कि ये उनका अंतिम बयान है और अंतिम निर्णय है ये, तो मेरी अपनी समझ ये कहती है कि इससे बहुजन समाज पार्टी का नुकसान है। हम्म। इसमें इंडिया दल समूह का भी नुकसान है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान है। इसमें किसी को फ़ायदा नहीं है, इस निर्णय से। जी। इस आधार पे कह सकता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में स्थितियाँ बदलती जा रही हैं, वह है कि प्रो बीजेपी या अगेंस्ट बीजेपी। मतदाता केवल 2 वर्गों में है, किसी तीसरे दल के साथ वो नहीं है। हाँ। या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसी वर्ग का मतदाता हो, और या हम्म। किसी वर्ग का मतदाता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो बीजेपी के खिलाफ है। हम्म। तो बीजेपी के खिलाफ में वो उस दल या उस दल समूह के साथ है, जो बीजेपी के साथ लड़ रही है। बीजेपी के हम्म। खिलाफ है और किसी भी दशा में बीजेपी की मदद करती हुई नज़र नहीं आ रही है, या अतीत में भी ऐसे दल या दल समूह ने बीजेपी का मदद नहीं किया। जी। इस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी के साथ गैर भाजपा मतदाता को जोड़ने में दिक्कत आती है। हम्म। और जो मायावती जी का अपना वोटर है, कोर वोटर जिसको आप कह सकते हैं, हम्म। हम्म। जो 2022 के विधानसभा चुनाव में रह गया है, जो उनकी संख्या रह गई है केवल 12-13%, हम्म। उसमें भी गिरावट आएगी। क्योंकि मेरा अपना मानना है और मैंने देखा भी है कि बीएसपी के समर्थकों में एक सिविल सोसाइटी बहुत ज़बरदस्त डेवलप की है, बहुत तेज़ी हम्म। से डेवलप की है।
हुँ, और वो मायावती जी की राजनीति से संतुष्ट है। मायावती जी के इस जो राजनीति वो कर रही हैं, उस हुँ, उनके साथ वो खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हुँ, और यह दिखाई पड़ा, अभी तात्कालिक रूप से दिखाई पड़ा घोसी के चुनाव में। घोसी के चुनाव में मायावती जी के आह्वान के बावजूद कि लोग नोटा को वोट दें, समाजवादी पार्टी को वोट न दें। हाँ, समाजवादी पार्टी का मत 20% बढ़ गया। ये तथ्य है, कोई भी कह सकता है, हाँ, उत्तर प्रदेश को जानने वाला व्यक्ति कि घोसी परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। हुँ, 2022 का चुनाव जो हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी वहाँ जीती थी। दारा सिंह जी, चौहान ही जीते थे। लेकिन वही दारा सिंह चौहान जब बीजेपी के उम्मीदवार होकर के लौटे, तो हार उन्होंने गए। चुनाव तो हारे ही हारे। हुँ, समाजवादी पार्टी का वोट उन्होंने 20% बढ़ा दिया। हुँ, एक अन्य जगहों पे भी आप देखेंगे तो ये स्थिति बनती जा ब ये बन रही है कि अगर मायावती जी इंडिया दल समूह के साथ आती हैं, तो वह अपने मतदाताओं को अपने समर्थन को बनाए रखने में, बचाए रखने में सफल रहेंगे। हुँ, क्योंकि उनका मतदाता गैर बीजेपी मतदाता है। हुँ, उनका मतदाता माने उनका कोर मतदाता जिसको हम आप जाटो मतदाता कहते हैं। वो मतदाता वो बीजेपी का मतदाता नहीं है। हुँ, क्योंकि जो जिस जिस तरीके से जिस सामाजिक आंदोलन से वो निकला और सामाजिक न्याय और सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हुए आगे बढ़ा है, तो उसको इस बीजेपी के साथ जाने में दिक्कत होती है। वह स्वाभाविक रूप से नहीं जा पाता। तो हुँ, वह अगर अनुपस्थित रहती हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वोट बीजेपी को मिल जाता हो, जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिखाई पड़ा। लेकिन 2022 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में नहीं दिखाई पड़ा। हुँ, और मायावती जी को भी ये पता है, अब मुझे नहीं इस बात समझ में आती कि मायावती जी अकेले जाने का निर्णय अभी जो घोषणा कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? हुँ, क्योंकि अकेले जाने का चुनाव परिणाम उनके अब सबके सामने है। 2014 के लोकसभा के चुनाव में वो अकेले लड़ी थी, जी, 1 सीट नहीं मिली देश भर में और 300 से अधिक सीटें लड़ी थी अगर आप याद कीजिए, जी, लेकिन उनको नहीं पाया था। और अगर आप 2019 का लोकसभा का चुनाव देखिए आप, हाँ, 2019 के चुनाव में मिल कर के लड़ी, तो हुँ, 0 से 10 सीटें हो गई उनकी। और ठीक-ठाक उनको मत मिला, 22% के आस-पास उनको मत मिला। 2022 के फिर विधानसभा के चुनाव में वो अकेले लड़ने लड़ने चली गईं। 1 सीट नहीं मिली, 1 सीट जो मिली रसड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो बलिया जी, जिले का। मैं मानता हूँ कि वह उनके उम्मीदवार शंकर सिंह की अपनी जीत में मानता हूँ। मैं हुँ। बहुजन समाज पार्टी की जीत में नहीं मानता। तो फिर तो एक वो बात एक बताइए, मैं इसी में जोड़ देता हूँ, आप दोनों का बता दीजिएगा 2 चीज़ें। एक तो अगर बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को देखें, उनके वोटरों पर अगर थोड़ा-सा रिसर्च करने की कोशिश करें, तो खास करके जो नजर आता है वो 45% के करीब ओबीसी वोटर हैं, 20-21% मुस्लिम वोटर हैं, दलित वोटर 20-21% हैं और 15-16% जो हैं वो मुस्लिम वोटर हैं। और जो मायावती की पार्टी की राजनीति है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। और ऐसे में इतना बड़ा फैसला, जब आप जैसे अनुभवी पत्रकार इस चीज को अच्छे से जान रहे हैं और जाहिर सी बात है वो भी जान रहे होंगे, उनके जो तमाम थिंक टैंक में लोग शामिल हैं वो भी जान रहे होंगे, ऐसी मजबूरी क्या है ये फैसला लेने की? कांग्रेस तो पलक पावड़े बिछा कर बैठी थी उनके लिए कि वो आए। जिस तरीके से प्रमोद तिवारी का बयान आया कि मायावती का जो ये फैसला है हम सम्मान तो करते हैं लेकिन साथ आती तो हम बीजेपी को 100 पर समेट देते, तो वो तो पलक पावड़े बिछाकर बैठी हुई थी और बाद में अखिलेश यादव ने भी सुर बदल लिया। फिर ये फैसला कैसी मजबूरी? या वो मुझे लगता है कि दबाव की राजनीति है वो। जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दबाव की राजनीति की जा रही है, हम्म, उसका असर है और पता नहीं क्यों मतलब मैं अपने आप को समझाने में असमर्थ हो जाता हूँ कि मायावती जी इस तरह के दबाव में क्यों आ जा रही हैं। हम्म, क्योंकि मायावती जी के ऊपर कोई हाथ डाल दे, वो हम्म, स्थिति है नहीं। उसका हम्म, बहुत रिएक्शन होगा और एक मजबूत नेता और अभी भी मैं मानता हूँ, मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि दलितों के बीच में वो सर्वाधिक सम्मानित नेता है। हम्म, अल्पसंख्यक मतदाता उनको छोड़ के जा चुका है। हम्म, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2022 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में ही लगने लगा और साफ-साफ नज़र आया। हम्म, उसके बाद 2022 के चुनाव के बाद जो नगर निगमों के चुनाव हुए, उसमें भी स्थिति साफ हो गई कि अल्पसंख्यक मतदाता उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। हम्म, इसका कारण केवल ये है कि उनको ये लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हुई नज़र आ रही है। और 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो कुछ पत्र कई इलाकों में सामने आए, जिसमें जी, उन्होंने ये अपील की थी कि अगर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिता दिया जाए। हालाँकि बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इसका खंडन किया, बाद में। हम्म, चुनाव के दौरान ये खंडन नहीं आया था। तो इस तरह के पत्र आए थे या नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी इसको बहुत कन्फर्म नहीं करती है। लेकिन हम्म, ये चर्चा में थी, खूब इसकी चर्चा हुई, खूब ये पत्र हम्म, पढ़े गए। उस समय इस खंडन भी नहीं किया बीएसपी ने बहुत दमदारी के साथ। इन इन स्थितियों में ये लगने लगा है कि अल्पसंख्यक मतदाता इनके साथ नहीं है
और आप देख लीजिए दानिश अली जिस उत्साह के साथ राहुल गांधी के इस न्याय यात्रा में शामिल हुए, ये एक हुँ, संदेश है कि उस वर्ग में किस तरह की हलचल है और हुँ, मायावती जी को लेकर के किस तरह का रवैया है वहाँ। और अगर आप अन्य समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज पार्टी के सांसदों का भी बयान पढ़िए, तो वो बहुत स्पष्ट रुख लेने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर यह आपको ये तय करना है ना कि आपका मतदाता किस वर्ग का है, वो हुँ, स्वाभाविक तौर से कहाँ जा सकता है? क्या हुँ, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है? क्या वह कांग्रेस के साथ जा सकता है? हुँ, या आप उसको अपने साथ रोके रख सकते हैं? या अगर आप यह पढ़ने में असमर्थ हैं और आप इसको हुँ। बहुत और अब यह दीवालों पे साफ-साफ लिखा हुआ है जी, कि जी। मतदाता 2 ही वर्गों में है, या तो बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। और अगर वो और किसी दल से या दल समूह के साथ तो नहीं है। उसी दल समूह के साथ है बीजेपी के खिलाफ मतदाता जो बीजेपी के खिलाफ है। हुँ, और आप इसको देखिए, हाल के दिनों में आप देखिए कि कर्नाटक में क्या हुआ? हाँ, कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में जनता दल एस अकेले चुनाव लड़ा। जी। परिणाम क्या हुआ? कि उनका अपना मतदाता जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहता था, उनके हुँ, साथ नहीं रुका, कांग्रेस के साथ चला गया। हुँ, आप अभी तेलंगाना का चुनाव देख लीजिए। हुँ, तेलंगाना में जो बीआरएस से असंतुष्ट मतदाता था, वो बीजेपी के साथ नहीं गया, वो कांग्रेस के साथ चला गया। और जो बीजेपी का मतदाता था, वो बीआरएस के साथ नहीं गया, वो भी कांग्रेस के साथ चला गया। यही महत्वपूर्ण बात आप अब कह रहे हैं, यही मेरा सवाल भी है, मैं जोड़ देता हूँ कि क्या ये जो इनकी रणनीति है, ये सीधे अखिलेश को नुकसान पहुँचाने वाली है या कांग्रेस जो अपनी खोई ज़मीन यूपी में तलाश रही है, उसको रोकेगी, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी? क्योंकि देखिए, मैं क्यों ये कह रहा हूँ, ये समझना बड़ा अहम हो जाता है यहाँ पर क्योंकि सीधे तौर पर एक तरफ अखिलेश पीडीए की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा अध्यक्ष के तौर पर लेके आती है, एक संदेश देने की कोशिश करती है, तो उन दोनों की ही कोशिशों के मायावती के इस फैसले से तो एक बड़ा झटका लग गया है अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो। नहीं, किसी को नुकसान नहीं, मतदाता ही इस निर्णय से सहमत नहीं होगा। हुँ, अब मतदाता वो उसके साथ है कि वो बीजेपी के साथ जा रहा है या बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। हुँ, अब आप इस नज़रिए से नहीं देख सकते हैं कि वो किस दल विशेष के साथ है। बीजेपी अगर उसको या तो बीजेपी को सत्ता में बनाए रखना है या हुँ, बीजेपी के खिलाफ जाना है। हुँ, उसको ये पता है कि वो बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं ला सकता। वो हुँ, सत्ता में नहीं आने वाले हैं। अब उसके साथ केवल ये साफ-साफ धारणा है कि वह बीजेपी को सत्ता में लाना चाहता है या बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने वाला जो मतदाता है, वह उन दलों के साथ जाएगा, उस दल समूह के साथ जाएगा जो बीजेपी के खिलाफ है। हुँ, जो बीजेपी को सत्ता में रखना चाहता है, वो किसी हुँ, उस दल के साथ नहीं जाएगा जो बीजेपी को समर्थन दे रही है, वो सीधे बीजेपी के जी, साथ जाएगा। जी, आज जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, लगभग पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में भी, हुँ, उसमें मतों का विभाजन मतदाताओं के बीच में साफ-साफ है। हुँ, वो या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, तो उस दल के साथ भी नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को किसी दशा में मदद कर सकता है। हुँ। लेकिन एक चीज़ मुझे समझाइए आप क्योंकि जब-जब मोदी का चेहरा चला है, अभी चाहे राजस्थान के चुनाव हो या बाकी तीनों राज्यों में जिस तरीके से बीजेपी जीती, उसके पहले पिछला लोकसभा चुनाव ने देखा, मोदी का चेहरा जब-जब चला है, तो ये जो कास्ट समीकरण है ना, जिसके भरोसे बहुत ज़्यादा जोड़-तोड़ होती है, बीजेपी भी करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं करती, बहुत ज़्यादा जोड़-तोड़ होती है, वो कहीं न कहीं पीछे रह जाता है, मोदी का चेहरा आगे आ जाता है। इस बार क्या वही चुनौती इन सभी पार्टियों को खास करके उत्तर प्रदेश में भी लग रही है जिसके लिए मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस बड़ी कोशिश कर रही थी चाहे स्थानीय कांग्रेस के नेता हो चाहे दिल्ली के लोग हों कि किसी भी तरीके से मायावती आ जाए गठबंधन में। मायावती जी के आने से मैं जो राजनीतिक विमर्श है कि पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ है। हम्म। 1 नंबर 2 जो बीजेपी ये प्रयास कर रहा है कि गैर भाषा मतदाताओं में विभाजन न हो, हम्म। उसके लिए भी उनका आना आवश्यक है। उनको तरजीह दी जा रही है। नंबर 3 बहुजन समाज पार्टी के पास उनका कोर मतदाता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन अगर आप सक्रिय राजनीति में हैं तो सवाल इस बात का भी है। अगर जी। आप ये सोचते हैं कि आप अकेले चुनाव लड़ करके बीजेपी को हरा देंगे, तो हम्म। आपका मतदाता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ। हर आप जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल मोदी जी जब रहते हैं, तो मोदी जी की एक अपील है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। हम्म। लेकिन मोदी जी के खिलाफ भी तो लोग हैं। हाँ। आखिर भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2019 के अपने क्लाइमेक्स में भी आप 40% ही तो वोट मिला, 37% तो वोट मिला। 60% जो वोटर है, जो जिसने वोट डाला, वो हम्म। तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाला या किसी अन्य अन्य दलों को वोट डाला हो। और अब वोटर कंसोलिडेट हो रहा है किसी दल विशेष के साथ, ये भी साफ-साफ लगने लगा। जी। 2019 के बाद के चुनाव को आप देख लीजिए आप।
आप बिहार के बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, उसमें आप देखिए कि एमआईएम को 5 सीटें मिल गई थी सीमांचल में। जी। वही एमआईएम बगल के झारखंड में जमानत गँवा दिया। वही एमआईएम जहाँ पे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं पश्चिम बंगाल में, क्या हश्र हुआ उनका? हुँ, उसी एमआईएम को आप गुजरात में देख लीजिए क्या हश्र हुआ? हुँ, क्योंकि अब स्थिति ये नहीं है कि मतदाता बँट नहीं रहा है। मतदाता या वो ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है या उसके खिलाफ है वो। और ये जो इंडिया दल समूह है, उनकी कोशिश केवल यही है कि गैर हुँ, भाषा मतदाताओं को एक के विभाजन को रोका जाए। और ये बड़ी राजनीतिक चुनौती है। हुँ। यह मायावती जी को समझना पड़ेगा कि वह तीस आप देखिए ना कि केसीआर साहब ने तीसरा फ्रंट बनाने का प्रयास किया। कौन गया उनके साथ? कोई नहीं हाँ, गया न कोई किसी राजनीतिक दल ने उनको स्वीकार नहीं किया। शुरुआती दिनों में अखिलेश जी भी उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे थे, जी। लेकिन उनको लगने लगा कि तीसरा फ्रंट नहीं बन पाएगा। आज विपक्ष के चेहरे के रूप में कांग्रेस उभर करके सामने आ रही है कि बीजेपी के खिलाफ एक एक पार्टी है जो बीजेपी से हुँ, लड़ रही है। तो बीजेपी से खिलाफ मतदाता कांग्रेस को केंद्र में रख करके अपने-अपने राजनीतिक दलों के साथ जा सकता है। अगर आप कांग्रेस से अलग होते हैं और किसी कोई तीसरा फ्रंट बनाने का प्रयास करते हैं, तो नहीं सफल दिखाई पड़ रहा है वो। और हुँ, या आप अगर आप मतदान का ट्रेंड भी देखें, तभी आपको ये दिखाई पड़ेगा कि साफ-साफ या तो बीजेपी के साथ है वो या बीजेपी के खिलाफ है। हुँ। मायावती जी को भी इस स्थिति को समझनी पड़ेगी कि अगर वो सोचती हैं कि अकेले अपने चुनाव लड़ करके वो अपने मतदाताओं को अपने साथ रोके रख लेंगी, मुझे लगता है कि ये संभव होगा नहीं। नहीं, जो बात आप कह रहे हैं ना, मायावती जी को ये स्थिति समझनी पड़ेगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, जिस वक़्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी उसी के आसपास अखिलेश यादव का ट्वीट आया उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए और जो मेरे पास सूचना है उसके पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फोन करके बधाई दे दी थी, राजनाथ सिंह जी ने फोन करके बधाई दे दी थी और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बीजेपी की योजनाओं पर तो उन्होंने अपनी बात रखी, निशाना साधा, नाम किसी का नहीं लिया जिस तरीके से आपने कांग्रेस के बारे में कहा, लेकिन अखिलेश यादव पर वो हमलावर हुई, गिरगिट से तुलना कर दी उनकी, किस बार-बार बयान बदलते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कह दी। सवाल ये है मैं सीधे तौर पर यह समझना चाह रहा हूं क्योंकि एक तरफ पूरा विपक्ष उनसे उम्मीद लगा रहा था कि वो उनके साथ आ जाएंगे फिर ऐसा दबाव क्या है मायावती के ऊपर कि बीजेपी पर हमला भी नहीं कर रही हैं योजनाओं पर सवाल भी उठा रही हैं अखिलेश पर हमला कर रही हैं लेकिन विपक्ष की तरफ जा भी नहीं रही हैं वो अंदर की कहानी क्या है सर अब अंदर की कहानी जहाँ सब क्या जो ही कहा जाता है ना कि केंद्रीय एजेंसियों के दबाव के बारे में बार-बार कहा जाता है कि उनके ऊपर दबाव है। हम्म और यह जो आज उन्होंने बयान आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले आकाश आनंद ने एक वीडियो जारी किया था। हम्म एक उस वीडियो में उन्होंने ये कहा था कि वो किसी के साथ नहीं जाएँगे और उन्होंने एक नंबर जारी किया था मिस्ड कॉल के लिए अपनी पार्टी से जी जोड़ने के जी लिए। उस वीडियो को भी आप देखेंगे तो ये लगने लगा था कि जो आज मायावती जी ने बयान दिया है, उसी तरह का माने वो वीडियो है। हम्म तो लेकिन भ भा मेरा मैं यह अबे निश्चित रूप से जिस बात को हम और आप समझ रहे हैं कि कोई भी एक हम्म राजनीतिक दल ये तो तथ्य है कि आज कोई भी एक अकेला राजनीतिक दल किसी भी राज्य में बीजेपी से लड़ने की स्थिति में नहीं है अकेले। हम्म बीजेपी का जो समर्थक है, वो प्रतिबद्ध है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा उसके पास कार्यकर्ताओं का बड़ा समूह उनके साथ है। हम्म ऐसे में अगर आप कोई भी राजनीतिक दल किसी राज्य में सोचता हो कि वो अकेले बीजेपी से लड़ जाएगा, ये संभव नहीं है। और यह बात जब इस सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति रखता है, तो मायावती जी तो हमसे आपसे ज़्यादा जानकारी रखती है ना। जी जी तो यह एक स्वाभाविक निर्णय नहीं कह सकते हैं आप, हम्म कि यह किसी राजनीतिक दल का एक स्वाभाविक निर्णय है, ऐसा माने स्वीकार करने में असुविधा होगी। क्योंकि एक जिस तरह का परिदृश्य इस समय देश में बना हुआ है कि भारतीय जनता अच्छा नुकसान किसको हो रहा है? छोटे दलों को। हर दल को हो रहा है, लेकिन हम्म छोटे दलों को भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोई ऐसा राजनीतिक दल है, रीजनल पार्टी, जो हम्म जिसको नुकसान ना पहुँचाया हो बीजेपी ने, तोड़ ना हम्म दिया हो। हाँ किस पार्टी में टूट नहीं हुई? एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, तमाम लोग समाजवादी पार्टी छोड़ कर के चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए, जी कांग्रेस के भी लोग शामिल हुए। लेकिन सर्वाधिक जो असर पड़ेगा, वो क्षेत्रीय दलों में पड़ेगा। और हम्म क्षेत्र और उन्होंने अपनी बात को अभी छुपाया नहीं। जेपी नड्डा साहब तो कई बार कह चुके हैं कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है। हम्म रा- कभी उनके पक्ष में नहीं रहे वो। हम्म तो जो एक इतना बड़ा राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल के साथ पूरे राष्ट्र में, किसी भी राज्य में, भले आप सत्ता में हो, मैं ये मानता हूँ, भले आप सत्ता में हो, बीजेपी से लड़ना इतना आसान नहीं है। जी क्योंकि बीजेपी में अपने समर्थक वर्ग हैं, उसके पास अपने समर्थकों को प्रभावित करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व भी है। चुनाव लड़ने की बहुत बहुत अच्छा खासा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है।
ऐसे में अगर कोई एक राजनीतिक दल ये सोचता है कि वो अकेले लड़ करके प्रभावित कर लेगा, तो किसको प्रभावित करेगा? लेकिन एक बीजेपी बात का बताइए प्रभावित सुनील सर, एक बड़ा अहम मैं समझना चाह रहा हूं। एक तरफ वो अखिलेश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बना रही हैं, माफ कीजिएगा, आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बता रही हैं, और दूसरी तरफ वो आज आकर कहती हैं कि मैं रिटायर नहीं हो रही हूं, ये भी साफ करती हैं। ठीक है, बहुत सारे कयास चल रहे थे। और तीसरी तरफ इस तरह का फैसला, जब एक मौका था कि शायद वो विपक्ष के साथ अगर जुड़ती तो उनकी पार्टी में जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था पिछले कुछ सालों में, शायद उसमें भी बदलाव आता। उसके बाद इस तरह का फैसला। नहीं, ये मैं तो अभी मैं अपनी मेरी समझ है कि यह अंतरिम फैसला है उनका। हम्म। ये अभी अंतिम फैसला उनका भी आना बाकी है, और आएगा, अच्छा। मेरा अपना विश्वास है, मैं नहीं, गलत वो भी हो पोस्ट सकता हूँ। पोल की बात कर रही हैं आप? पोस्ट पोल के बाद की बात कर रहे हैं? पोस्ट पोल की बात नहीं, कर नहीं, रहे हैं या अभी चुनाव से पहले? प्री पोल। प्री पोल। ठीक है। पोल के पहले मेरा मानना है कि अभी मायावती जी के स्टैंड में बदलाव आएगा, हम्म। और अगर नहीं आता है तो हम्म। मैं मान के चलता हूँ कि उनका अपना नुकसान है। बहुत ज़्यादा उनको वो अपनी विरासत को जो इतने दिनों तक जिस लेगेसी को बनाती रही हैं, उसको हम्म। बहुत डेंट पहुँचाएँगी वो। क्योंकि उनका अपना मतदाता भी बीजेपी के साथ नहीं है, और वह बीजेपी के साथ नहीं है, तो फिर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने वाले किसी भी रणनीति के साथ भी नहीं है वो। हम्म। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, और जाहिर सी बात है जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं ना, उसमें जो मायावती ने जो अपनी बातें रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद जो माहौल बन रहा है उसके मायने क्या है, सुनील सर वो समझा रहे थे। और बड़ा अहम हो जाता है समझना, क्योंकि पूरा विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी और मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देंगे, लेकिन फिलहाल मायावती ने उन अटकलों पर लगा दिया है विराम। लेकिन जिस तरह से सुनील जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंतरिम फैसला है और अभी उम्मीद है कि बदलाव हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो नुकसान सीधे तौर पर यहां खुद बहुजन समाज पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। क्या कुछ होगा वो भी आपको लगातार बताएंगे, लेकिन फिलहाल की जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर जो तस्वीर बन रही है वो सुनील जी ने आपको पूरी बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, और इसके मायने क्या है वो बताने की कोशिश की। बहुत धन्यवाद सुनील सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमर उजाला पर हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।